Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirants. Today we discuss about the previous year question. It is part 4. Paper 1 Research Aptitude का. Question number 1. Which of the following scale of measurement contain an absolute zero? Option A nominal, option B ordinal, option C interval, option D ratio. इसका आंसर होगा रेशियो. देखो इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. नॉमिनल स्केल इट डील्स विथ कैटेगोरिकल डाटा एंड यूज फॉर लेवलिंग वेरिएबल्स विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यूज. नॉमिनल स्केल में कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू का यूज नहीं होता एंड इसको यूज किया जाता है ओनली फॉर लेवलिंग द वेरिएबल्स और कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल दिया हुआ है जेंडर, जैसे मेल फीमेल, इस टाइप का जो डाटा होगा उसमें नॉमिनल स्केल यूज किया जाता है. एंड ऑर्डिनल स्केल इट क्लासिफाइड डाटा इनटू कैटेगरीज देन कैन बी रैंक ऑर्डर. प्रीसाइज डिफरेंस बिटवीन द रैंक डज नॉट एग्जिस्ट. इसमें क्या होगा, डाटा को जितना भी डाटा है उसको कैटेगरी वाइज रैंक दिया जाता है. बट रैंक में जो डिफरेंस होगा, दो चीजों के बीच में जो रेफरेंस होगा, दो डाटा के बीच में जो डिफरेंस होगा, सॉरी नॉट रेफरेंस, इट इज डिफरेंस, दो डाटा के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. रैंक 1 एंड रैंक 2 के बीच में कितना डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डर, रैंक, क्वांटिटेटिव डाटा. नॉमिनल स्केल का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑर्डिनल स्केल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. एंड ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटरवल स्केल में आ जाएगा. ऑर्डिनल स्केल का एक एग्जांपल देखो, ए इज टॉलर देन बी बट देयर एक्चुअल हाइट्स आर नॉट अवेलेबल. जे ए बी से बड़ा है लेकिन इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो पता नहीं है. उन लोगों का एग्जैक्ट हाइट कितना है वो पता नहीं है. उसके बाद इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है सब कुछ आ जाएगा. एंड इंटरवल स्केल क्या है, इट रैंक एंड क्लासिफाइज डाटा इनटू ग्रुप कैटेगरीज एंड प्रीसाइज डिफरेंस बिटवीन यूनिट डू एग्जिस्ट. इंटरवल स्केल में रैंक दिया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है एंड रैंक के बीच में, रैंक 1 एंड रैंक 2 के बीच में डिफरेंस कितना है वो भी पता चलता है, वो एग्जिस्ट करता है. एग्जांपल देखो, द स्केल मेड ऑफ द इक्वल टेम्परेचर यूनिट सो दैट द डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 50 डिग्री इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 60 डिग्री. जो 40 एंड 50 डिग्री के बीच में जितना डिफरेंस है 50 एंड 60 डिग्री का बीच में सेम ही डिफरेंस है. रेशियो स्केल, देयर एग्जिस्ट ए ट्रू जीरो और स्टार्टिंग पॉइंट. रेशियो स्केल में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इट एग्जिस्ट ए ट्रू जीरो और स्टार्टिंग पॉइंट. इसको ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड इनटू सब कुछ कर सकते हो. ये क्वांटिटेटिव होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. रोबस्टनेस इज कंसर्न्ड विथ ऑप्शन ए एक्सटर्नल वेरिएबल, ऑप्शन बी इंटरनल वेरिएबल, ऑप्शन सी मेजरमेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्ट वेरिएबल. रोबस्टनेस क्या होता है, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल वैलिडिटी. इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन द कॉजल रिलेशनशिप डिस्कवर कैन बी जनरलाइज्ड टू द अदर पीपल, टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट. एक्सटर्नल वैलिडिटी जनरली जनरलाइजेशन के साथ रिलेटेड है. एंड इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी जनरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बोलता है. इट ऑकर्स व्हेन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड. जो इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप जो होता है
वही मेजरमेंट वैलिडिटी, इट रेफर्स टू द डिग्री टू व्हिच ए मेजर और असेसमेंट एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली कैप्चर द कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, हाउ डिग्री एक्यूरेसी कैप्चर योर मेजरमेंट, आप जो मेजरमेंट कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितना है, कितना एक्यूरेटली कर रहे हो, वो होता है मेजरमेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रियलिटी, रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इट इज ए थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, इट इज ए थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, यू कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एग्जाम्पल देखो, इंटेलिजेंस, एंजाइटी, ये सब तुम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। आप देख नहीं सकते हो कि इसके अंदर कितना इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कितना एंजाइटी है, वो नहीं देख सकते हो, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, debriefing involves revealing the purpose of the research to the participants. Statement 2, debriefing of participant take place at the beginning of a study. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा C, statement 1 is correct and but statement 2 is incorrect। देखो स्टेटमेंट 1 में क्या है, डिब्रीफिंग इन्वॉल्व्स रिवीलिंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च टू द पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च का जो पर्पस है उसको रिवील करना पार्टिसिपेंट के सामने, उसको बोला जाता है डिब्रीफिंग। स्टेटमेंट 2 क्या है, डिब्रीफिंग ऑफ पार्टिसिपेंट टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। नो, इट्स नॉट टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। डिब्रीफिंग कब किया जाता है, जब पार्टिसिपेंट ऑलरेडी डाटा दे चुका है, पार्टिसिपेंट का काम खत्म हो चुका है, तब डिब्रीफिंग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। देखो डिब्रीफिंग क्या होता है, डिब्रीफिंग मीन्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च टू द पार्टिसिपेंट्स आफ्टर दे हैव गिवन देयर इन्फॉर्म consent to participate and usually after the participation is complete। पार्टिसिपेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। डिब्रीफिंग इज फॉर्म रिक्वायर्ड इफ द रिसर्चर इन्वॉल्व्स डिसेप्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन। डिब्रीफिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि रिसर्च में डिसेप्शन होने का चांस कितना है, डिसेप्शन ना हो, दैट्स वाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए सैम्पलिंग टेक्निक इज व्हिच यूनिट आर रैंडमली सैंपल्ड फ्रॉम ए population that has been divided into categories is called simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling and option D systematic random sampling। इसका आंसर होगा stratified random sampling। देखो इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, जिसमें ऑल पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए एज ए सैंपल। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, द सैंपलिंग फ्रेम कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेपरेट स्टेटा। सैंपलिंग फ्रेम जो होता है और पॉपुलेशन जितना भी होता है वो सेपरेट स्टेटा में डिवाइड किया जाता है और ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एंड ईच स्टेटम इज देन सैंपल्ड एज एन इंडिपेंडेंट सब पॉपुलेशन। और जितना भी ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा, वो सब इंडिपेंडेंट होता है, आउट ऑफ व्हिच इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी रैंडमली सिलेक्टेड। और इस जितना स्टाटा रिसर्चर ने बनाया इसमें से रैंडमली इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है एज ए सैंपल। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, इसमें एट फर्स्ट डिवाइडेड इनटू क्लस्टर और ग्रुप्स, जितना पॉपुलेशन है और
सैम्पलिंग फ्रेम जो है उसको क्लस्टर में और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एंड देन रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट ऑफ दिस क्लस्टर। देन क्या करता है, रिसर्चर ने क्लस्टर को ही, एक फुल क्लस्टर को ही सिलेक्ट कर लेता है एज ए सैंपल। स्ट्रैटिफाइड में ग्रुप में से इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है, बट क्लस्टर में टोटल ग्रुप ही सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इन दिस मेथड रिसर्चर चूज एवरी nth एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आफ्टर रैंडम सैम्पलिंग ए स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में रिसर्चर एट फर्स्ट जितना भी पॉपुलेशन है और सैम्पलिंग फ्रेम है वो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करेगा। देन वो फर्स्ट रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है n number of elements, then every n number of elements selected by the researcher। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, when a researcher has no control over the variables, she can only report what has happened or what is happening, such research is called option A clinical research, option B diagnostic research, option C एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, ऑप्शन डी डी फैक्टर रिसर्च। इसका आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, ऑप्शन सी। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च तभी किया जाता है जब कोई इंसिडेंट ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी समथिंग इज हैपेंड और हैपनिंग, जिसमें रिसर्चर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल भी नहीं कर सकता है और मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकता है। जो हो रहा है उसको ही स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्चर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, डिब्रीफिंग ऑफ पार्टिसिपेंट टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। इट इज फॉल्स, क्योंकि डिब्रीफिंग स्टडी का बिगिनिंग में नहीं आता है। एंड स्टेटमेंट 2, डिसेप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। डिसेप्शन मतलब क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और मिसलीडिंग करना। इट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन देखो फिर, ऑप्शन ए both statement A1 and 2 correct, option B both statement 1 and statement 2 are incorrect, option C statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, option D statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। इसका आंसर होगा statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। डिसेप्शन का मीनिंग दिया हुआ है, इट रेफर्स टू द डेलिबरेट एक्ट और मिसलीडिंग और विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी पार्टिसिपेंट्स और अदर रिसर्चर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी। जे फॉल्स इंफॉर्मेशन देना और मिसलीडिंग करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए सैम्पलिंग टेक्निक इज हुइच इनिशियली सैंपल्ड, इनिशियली डबल हो गया है, इनिशियली सैंपल्ड, रेस्पोंडेंट्स कॉन्टैक्ट ए रिक्वेस्ट अदर इन देयर social network for participation in the research is called, option A convenience sampling, option B snowball sampling, option C quarter sampling, option D systematic sampling। इसका आंसर होगा snowball sampling, क्योंकि snowball sampling में क्या होता है, देखो snowball sampling में researcher asking initial participants to refer others who also fit to include as a research participants। researcher जो इनिशियल पार्टिसिपेंट्स होगा और इनिशियल सैंपल होगा उसको पूछ के दूसरा पार्टिसिपेंट ढूंढना पड़ेगा। इसका एक बेहतर एग्जांपल है जय हो मूवी, जो सलमान खान का जय हो मूवी है, वो बेहतर एग्जांपल है कि तुम थैंक यू मत बोलो,
तुम दो लोगों को हेल्प कर देना एंड उन दोनों को भी बोलना वो दोनों दो दो लोगों को हेल्प कर दे हेल्प कर दे। वही होता है चेनिंग सिस्टम, इट इज ए चेनिंग सिस्टम। उसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग, रिसर्चर सेलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। पार्टिसिपेंट का अवेलेबिलिटी के ऊपर और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है सैंपल। क्वाटा सैंपलिंग, क्वाटा सैंपलिंग क्या होता है? सेम एज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जैसा ग्रुप ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिर उसमें से रैंडमली इंडिविजुअल को, ग्रुप में से इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है। बट क्वाटा सैंपलिंग में रैंडमली नहीं किया जाता है, इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी फॉर्म ऑफ सैंपलिंग। सेम किया जाता है लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी और रैंडमली नहीं किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, given below are two statements. Statement 1, applied research is concerned with the generalization and the formulation of the theory. No. ये क्या होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? फंडामेंटल रिसर्च का। फंडामेंटल रिसर्च कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थियोरी। फंडामेंटल रिसर्च में थियोरी डेवलप किया जाता है एंड जनरलाइजेशन किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, fundamental research aims at finding a solution for a immediate problem facing a society. No, fundamental research नहीं होता है, ये होता है एक्शन रिसर्च। इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ये होता है एक्शन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर होगा both statement are incorrect. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. उसका बाद क्वेश्चन नंबर 9, when a set of possible answer to select for a question is given to a respondent, it is called open-ended question, classical question, फिल्टर्ड क्वेश्चन, फिक्स चॉइस क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी, फिक्स चॉइस क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जिसमें जो रेस्पोंडेंट होगा उसका कोई भी फीलिंग्स और उसका अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। क्लोज इंडेड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, Statement 1, a spurious relationship can be there when a relationship appears to exist between two variables. Yes, statement 1 is correct because दो वेरिएबल का बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्प्यूरियस रिलेशनशिप भी हो सकता है, होता है। एंड स्टेटमेंट 2, the relationship between two variables is always direct without any scope for an intervening variable. जो दो वेरिएबल का बीच का रिलेशनशिप है उसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल होना पड़ेगा। विदाउट इंटरवेनिंग वेरिएबल कोई दो चीज का बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड और रिसर्च का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले दे चुका हूं, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।